पहाड़ पर किसी चीज को नुकसान पहुंचाया था। मैंने बहुत सोचा। बचपन से लेकर अब तक मैंने किसी इंसान का बुरा नहीं किया था। तभी मुझे 6 साल पहले की बात याद आई, जब मैंने उस छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए एक सफेद सांप को कुल्हाड़ी से मार दिया था। मैंने ये बात मुखिया को बताई। ये सुनकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। अरे मूर्ख लड़के, पहाड़ों में रहने वाली चीजों को ऐसे थोड़ी मारते हैं, अब तू बड़ी मुसीबत में है। उसने कहा कि अगली सुबह वह मुझे एक जानकार आदमी के पास ले जाएगा और आज रात मुझे उसके घर में ही सोना होगा। साथ ही चेतावनी दी कि रात में चाहे कोई भी आवाज दे, जवाब नहीं देना। उस रात मैं सचमुच चुपचाप लेटा रहा, लेकिन करीब आधी रात, शायद 11 बजे, बाहर से सरसराहट की आवाज आने लगी। उसके बाद वही बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक झुकी हुई परछाई घर के बाहर घूम रही थी। चलते चलते वह अचानक खिड़की पर आकर चिपक गई, जैसे मुझे ढूंढ रही हो। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी बगल वाले कमरे से मुखिया की आवाज आई, सिर कंबल में छिपा ले, मत देख। वह रोने की आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती रही। आखिर सुबह करीब 3 बजे जाकर सब शांत हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं कंबल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही सफेद सांप था जिसे मैंने मारा था। उसका शरीर खून और मांस से लथपथ था। वह मुझे घूर रहा था और इंसानों की भाषा में कह रहा था, मुझे मेरी जान वापस दे। मैं चीख मारकर बिस्तर पर बैठ गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। मुखिया मेरे सिरहाने खड़ा था और मुझे जल्दी उठने को कह रहा था ताकि वह मुझे दूसरे गांव के एक जानकार आदमी के पास ले जा सके। लेकिन उसी रात वह पागल बूढ़ी औरत फिर आ गई। वह फिर खिड़की पर चिपकी हुई मुझे देकर मुस्कुरा रही थी। मुखिया हाथ में चाकू लेकर बाहर भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। बाद में अगरबत्ती जलाना, कागज जलाकर माफी मांगना, सब बेकार गया। सबसे डरावनी बात तो ये हुई कि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पहाड़ पर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ा था और वही जगह थी जहाँ मैंने सालों पहले उस सफेद सांप को मारा था। इस तरह 3 दिन तक मैं मुखिया के घर में छिपा रहा। हर उपाय आजमाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुखिया भी इतनी परेशानी से थक चुका था। मैं उसे और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चौथे दिन सुबह उसकी बात न मानते हुए चुपचाप अपने घर लौट आया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि घर पहुंचते ही मुखिया भी हाँफता हुआ पीछे पीछे आ गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था। वह बोला, पगले, मैं कैसे देख सकता हूँ कि तू अकेला मरने जा रहा है। आज चाहे जो हो जाए, मैं इस मुसीबत को खत्म करके रहूंगा। फिर उसने गंभीर नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा, अब मैं तुझसे सच नहीं छिपाऊंगा। लियू परिवार तुझसे बदला लेने आया है। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैं घबरा कर बोला, ये लियू परिवार और हु परिवार क्या है? मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। मुखिया बोला, हुआंग, बाई, लियू और हुई, ये सब पुराने आदमी परिवार हैं। जिस सांप को तूने मारा था और जो अब तेरा पीछा कर रहे हैं, वे लियू परिवार से हैं। और जिस छोटी लोमड़ी को तूने बचाया था, वह हु परिवार की थी। अब सिर्फ वही लोग तेरी मदद कर सकते हैं। मैं डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? मुखिया ने सिर हिलाया। इंसानों और आत्मिक जीवों की दुनिया अलग होती है। मैं नहीं चाहता था कि तू इस रास्ते पर जाए, लेकिन अब हमारे सारे उपाय खत्म हो चुके हैं। वह लाल कपड़ा अभी भी तेरे पास है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, बहुत अच्छा, यह हु परिवार की किसी लड़की की निशानी है। इसे साथ लेकर जाओगे तभी उन्हें ढूंढ पाओगे। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर आंगन से अचानक अनगिनत सरसराहट की आवाजें आने लगी। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत पास रखी बड़ी छुरी उठा ली। हम दोनों अभी मुख्य कमरे तक पहुंचे ही थे कि एक डरावना दृश्य सामने आया। वही बूढ़ी औरत रास्ते पर खड़ी थी और उसकी आंखों में खौफनाक चमक थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मेरे पैर जवाब देने लगे। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। तभी मुखिया ने मुझे पकड़कर वापस खींच लिया और भारी मेज से दरवाजा अड़ा दिया। फिर चिल्लाकर बोला, बेटा ध्यान से सुन, अगर हु परिवार सामने नहीं आया तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। उसने पिछली खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की से निकल जाओ, निशानी साथ लो और सीधे दक्षिणी पहाड़ के कब्रिस्तान की तरफ भागो। रास्ते में चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर मत देखना। इस बीच बाहर सांपों का झुंड दरवाजे पर जोर जोर से टकरा रहा था। कुछ छोटे सांप तो दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने भी लगे थे। मुखिया ने दांत भींच लिए और पूरे शरीर से दरवाजे को थाम लिया। मैं उस बूढ़े आदमी को देख रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जल्दी से वह लाल कपड़ा सीने से लगाया, पिछली खिड़की को लात मारकर खोला और अंधेरी रात में दौड़ पड़ा। मैं ज्यादा दूर भी नहीं भागा था कि पीछे से तेज सरसराहट सुनाई दी। एक लाल रंग का जहरीला सांप मेरा पीछा कर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह लगभग मेरे पैरों तक पहुंच गया था। मेरा दिल बैठ गया। तभी मेरा पैर फिसला और मैं आगे की तरफ गिर पड़ा। उसी पल बगल की झाड़ियों से एक सफेद परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। उसके मुंह से जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज निकली। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही छोटी सफेद लोमड़ी थी, लेकिन अब उसकी 2 पूंछ थी। वह बिना डरे उस जहरीले सांप पर टूट पड़ी और उससे लड़ने लगी। मैंने देखा कि दोनों आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। ये देखकर मैंने तुरंत अपनी लकड़ी काटने वाली बड़ी छुरी उठाई और उनकी मदद करने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन तभी छोटी लोमड़ी ने अचानक उस जहरीले सांप की पूंछ अपने मुंह में दबोच ली और पलक झपकते ही उसे घसीटते हुए काले घने जंगल के अंदर गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जंगल इतना अंधेरा था कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रात की ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे नाक में एक जानी पहचानी खुशबू पहुंची। ये वही खास खुशबू थी जो हमेशा छोटी लोमड़ी के शरीर से आती थी। उसी पल मुझे सब समझ में आ गया। वह कभी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी, वह सचमुच एक लोमड़ी देवी थी। उसे दोबारा देखने के बाद मेरे दिल का काफी डर खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। गांव के मुखिया दादा अभी भी मेरी वजह से खतरे में थे और मुझे उनकी जान बचानी थी। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दक्षिणी पहाड़ की तरफ दौड़ना जारी रखा। अपनी जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। कानों के पास हवा सीटी मार रही थी और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा जीव मेरे पैरों के पीछे पीछे रेंग रहा हो। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और बस चांदनी की हल्की रोशनी के सहारे भागा रहा। ये गांव की निषिद्ध जगह थी जहां आमतौर पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। जितना ऊपर चढ़ता गया रास्ता उतना ही सुनसान और डरावना होता गया। चारों तरफ टूटे पत्थर और बिना नाम वाली पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं। तभी अचानक मेरे पीछे से गांव के मुखिया दादा की आवाज आई, बेटा एक बार पीछे मुड़कर अपने दादा को तो देख। मेरे कदम अचानक धीमे पड़
बढ़ गए और दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए मुझे